नमस्कार दोस्तों, मैं कलेश्वर आपका अपना यूट्यूब चैनल कलेश्वर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है, कार्बनिक यौगिकों को जो नाम रखने की जो पद्धति होती है कई होती हैं, लेकिन उसमें से हम दो ही पद्धति का अध्ययन करते हैं। जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है उसकी पद्धति बहुत सी हैं, ठीक है, लेकिन हम दो ही मुख्य पद्धति का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। कार्बनिक यौगिकों के नाम रखने की अनेक पद्धति है, जिनमें से दो ही मुख्य है। जिनमें से दो क्या है? मुख्य है। पहला कौन सी है? पहली पद्धति का क्या नाम है? निरर्थक नाम पद्धति या साधारण नाम पद्धति, ट्राइवियल सिस्टम। निरर्थक नाम पद्धति का कहेंगे ट्राइवियल सिस्टम। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा जो है कार्बनिक यौगिक के नाम रखने की पद्धति IUPAC नाम पद्धति। कौन सा है? आई तो दोस्तों, अब हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो कई पद्धतियों में होता है, लेकिन हम दो ही मुख्य पद्धतियों का अध्ययन करते हैं। वो कौन कौन सी पद्धति है? निरर्थक नाम पद्धति है, साधारण नाम पद्धति पहला, और दूसरा क्या है? IUPAC नाम पद्धति। तो हम अब निरर्थक नाम पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? निरर्थक नाम पद्धति के बारे में। तो दोस्तों, इसमें क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिकों के इस प्रकार के नाम जिसमें क्या हो, उनके साथ कुछ इतिहास छिपा हो, वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक नाम या साधारण नाम। और यह नाम रखने की पद्धति क्या कहलाती है? निरर्थक नाम पद्धति। यानी निरर्थक नाम पद्धति में कौन से यौगिक आएंगे? जिनका क्या हो, कुछ इतिहास छिपा हो। कार्बनिक यौगिकों इस प्रकार के नाम जिनके साथ क्या हो, कुछ इतिहास छिपा हो। कुछ क्या हो? कार्बनिक यौगिकों के इस प्रकार के नाम जिनके साथ क्या हो, कुछ इतिहास छिपा हो, क्या कहलाते हैं? निरर्थक नाम या साधारण नाम। और जो ये नाम रखने की पद्धति हो, क्या कहलाती है? निरर्थक नाम पद्धति कहलाती है। तो दोस्तों, उदाहरण में क्या आ जाएगा? मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4, आप तो जानते ही हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको पहले हम क्या कहते थे? मीथेन तो अब नाम पड़ा है, लेकिन उससे पहले क्या कहते थे? मार्स गैस, ठीक है। इसे मार्स गैस क्यों कहते हैं? मार्स का मतलब क्या होता है? दलदल, ठीक है दोस्तों। इसे मार्स गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या होती है? दलदली स्थानों में पाई जाती है और पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। मार्स गैस कहाँ पाई जाती है? दलदली स्थानों पर और पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। एक और नाम है मेथेन का, क्या नाम है? फायर डैम्प। क्या नाम है? फायर डैम्प। क्यों इसका नाम क्यों पड़ा है फायर डैम्प? क्योंकि यह क्या करती है? वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण का निर्माण करती है। ये वायु के साथ क्या करती है? विस्फोटक मिश्रण का निर्माण करती है। और ये जो मार्स गैस, इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि क्या होता है? ये दलदल, मार्स का मतलब क्या होता है? दलदल, यानी दलदली स्थानों पर पाई जाती है जो पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों,
निरर्थक नाम पत्ती में पहले ही बताया हूं, कार्बनिक यौगिकों के इस प्रकार के नाम जिनके साथ क्या हो, कुछ इतिहास छिपा हो। तो देखिए इस दोनों के साथ मीथेन का ही नाम है, मार्स गैस और फायरडम। इनके इसके साथ क्या हुआ है, इतिहास छिपा है। पहले मीथेन को इसको क्या कहते थे, मार्स गैस या फायरडम। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मीथेन का एक और समझ लीजिए। जो मीथेन गैस होती है, इसकी खोज किसने किया था, एलन सांद्रो ने, एलन सांद्रो वोल्टा ने। ठीक है। और इसकी पहचान को किसने किया था, इस गैस की पहचान हाफमैन ने। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, तो निरर्थक नाम पद्धति का लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो नाम रखे जाते हैं निरर्थक नाम पद्धति के नाम, जैसे मार्स गैस हुआ या फायरडम, ये जो नाम रखे जाते हैं ये किसी नियम पर आधारित नहीं होते हैं। जो निरर्थक नाम पद्धति में नाम रखे जाते हैं वो किसी नियम पर आधारित नहीं होते। ये रसायनज्ञों द्वारा क्या होते हैं, स्वेच्छा से रखे जाते हैं। जो रसायनज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, स्वेच्छा से इनका नाम रखते हैं। और इनका रसायन की दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं है, इनका रसायन की दृष्टि में कोई विशेष महत्व नहीं है। और ये जो नाम रखे गए हैं, ना ही इनसे इनके संगठन और ना ही इनके संरचना का हमें पता चलता है। ये जो नाम रखे गए, मान लीजिए मार्स गैस या फायरडम, ना ही हमें इस गैस से का कोई संगठन का पता चल रहा है, ना ही इसकी संरचना का। अब दोस्तों, इसका लाभ क्या है, ये नाम क्या होते हैं, निरर्थक जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे आसानी से याद रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोष क्या है, इसका दोष यह है कि एक यौगिक के, एक कार्बनिक यौगिक के कई नाम हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, जो कार्बनिक यौगिकों का आज क्या पढ़े हैं, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों को जो नाम रखने के जो क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक जो नाम रखने की पद्धति अनेक हैं, लेकिन हम उसमें से दो ही मुख्य का अध्ययन करते हैं। बहुत सी पद्धति है लेकिन हम उसमें से दो ही का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी है, पहली पद्धति है निरर्थक नाम पद्धति या साधारण नाम पद्धति, दूसरा क्या है, IUPAC नाम पद्धति। तो दोस्तों, निरर्थक नाम पद्धति में क्या कहेंगे, इस पद्धति में किसका अध्ययन किया जाए, जिसके साथ, जिस कार्बनिक यौगिकों के साथ उसका क्या हो, इतिहास जुड़ा हो। जिस कार्बनिक यौगिकों का क्या हो, कुछ इतिहास जुड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, निरर्थक नाम या साधारण नाम। और इस पद्धति को क्या कहेंगे, निरर्थक नाम पद्धति। तो दोस्तों देखिए, मीथेन है, मीथेन को पहले क्या कहते थे, मार्स गैस या फायरडम। मार्स गैस क्यों कहते थे, क्योंकि यह क्या कहा, यह दलदल में पाई जाती थी। मार्स मतलब क्या होता है, दलदल, क्योंकि यह दलदल में पाई जाती है और पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। और फायरडम क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करती है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मीथेन का थोड़ा इतिहास भी समझ लें। मीथेन गैस की खोज किसने किया था, एलन सांद्रो ने। और इसकी पहचान हाफमैन ने किया था। किसने किया था, हाफमैन ने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखिए, ये जो निरर्थक नाम रखे गए हैं ये रसायनज्ञों द्वारा स्वेच्छा से रखे गए, ये किसी नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये जो नाम है स्वेच्छा से रसायनज्ञों द्वारा रखे गए हैं, किसी नियम पर आधारित नहीं है। और रसायन की दृष्टि में इनका कोई विशेष महत्व भी नहीं है। क्यों कहा, क्योंकि इनके नाम से क्या होता है, ना ही इनकी संगठन और ना ही इनकी संरचना का हमें पता चलता है। लेकिन ये जो निरर्थक नाम होते हैं क्या होते हैं, प्रायः छोटे होते हैं, जिसे आसानी से हमें याद रहते हैं। और इसका दोष यह है कि एक कार्बनिक यौगिक के कई नाम हो सकते हैं। जैसे मीथेन का क्या हुआ, जैसे मीथेन के फायरडम, मार्स गैस तथा मीथेन है।
देखिए दोस्तों, एक गैस के तीन नाम हैं, ठीक है, तो इसका क्या है, प्रमुख दोष है। तो दोस्तों अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन परमाणु। तो ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा दूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु। देखिए आ गया है। अब हम सभी का क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्राथमिक, प्राथमिक कार्बन परमाणु का मतलब क्या है, एक कार्बन परमाणु क्या हो, एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, प्राथमिक, या प्राथमिक यानी प्राइमरी कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन, यानी एक प्राथमिक, प्राथमिक का मतलब क्या है, प्राइमरी। वन डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए एक ही उदाहरण, एक ही से समझ लीजिए। एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु या 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। दो कार्बन परमाणु से, द्वितीय का मतलब क्या है, दो कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, द्वितीय कार्बन परमाणु या 2 डिग्री कार्बन। तृतीय क्या कहेंगे, 3 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, तृतीय कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन। और 4 कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु या 4 डिग्री कार्बन। तो देख लीजिए सभी का। दो कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी। परमाणु या 2 डिग्री कार्बन, ठीक है दोस्तों। तीन कार्बन परमाणु से तीन कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीय कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इसी तरह चौथा क्या होगा, 4 कार्बन परमाणु, चार कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, चतुष्क। चतुष्क को क्या कहेंगे, क्वाटर्नरी या नियो परमाणु या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। दोस्तों उदाहरण समझ लीजिए सभी का, ठीक है। एक उदाहरण बता रहा हूं आपको, पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा कि प्राथमिक कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, द्वितीय कार्बन परमाणु किसे कहते हैं, तृतीय कार्बन परमाणु किसे कहते हैं और चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु किसे कहते हैं। देखिए
अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ठीक है, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था हाइड्रोजन बैलेंस करना है। देखिए कार्बन अधिकतम कितने बंध बनाता है, 4, एक बंध बनाया है, कितने बंध की कमी है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह देखिए एक यहाँ बनाया, एक यहाँ, 2 बंध बना लिए, 2 बंध की कमी है, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे, 2। कार्बन अधिकतम 4 बंध बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ 2 बंध बना लिया, एक बंध इधर, एक बंध इधर, 2 बंध बना लिया, और कितने बचे बंध, 2 हाइड्रोजन लगा दें। इधर देखिए कार्बन 1 बंध बनाया है, अधिकतम कितने बंध बनाता है, 4 बंध, कितने बंध की कमी है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। उस तरह यहाँ क्या कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा, यहाँ देखिए ये कार्बन है, 4 बंध बना लिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इसमें भी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन प्राथमिक कार्बन परमाणु है, कौन द्वितीयक कार्बन परमाणु है, कौन तृतीयक कार्बन परमाणु है, कौन चतुष्क या नियो कार्बन परमाणु है। तो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, कहा है ना, एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु। ये जो कार्बन परमाणु है दोनों, ये क्या है, प्राथमिक है, प्राइमरी है। देखिए एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े, ये भी एक ही से जुड़ा है, ये भी एक से जुड़ा है, और इधर देखिए ये भी एक से जुड़ा है, ये भी एक से, और ये भी एक से। ये तीनों क्या हुए हैं, ये तीनों प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, यानी 1 डिग्री ये हुआ, एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है। ये देखिए 2 से जुड़ा है, ये जो है 2 से, एक इधर एक इधर, क्या हुआ 2 डिग्री। तो ये भी, ये 3 से जुड़ा है। देखिए दोस्तों 2 से नहीं, एक इधर एक इधर, 2 एक इधर, 3 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे, 3 से जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, तृतीयक, यानी। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों ये क्या है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। देखिए क्योंकि ये 2 से जुड़ा है, एक इससे एक इससे, ये भी 2 से जुड़ा है, एक इससे एक इससे। ये क्या है, 4 डिग्री कार्बन परमाणु है, क्योंकि 4 से जुड़ा है। देखिए एक इससे जुड़ा है, एक इससे, एक इससे, एक इससे। ठीक है, 4 से जुड़ा है। ये 2 से जुड़ा है, देखिए एक इससे एक इससे, ये भी 2 से जुड़ा है, एक इससे और एक इससे, इसलिए 2 डिग्री कार्बन, यानी सेकेंडरी। और इसे क्या कहेंगे, नियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ नियो या क्वांटरनरी चतुष्क। ठीक है दोस्तों, तो 1 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं, यानी एक कार्बन परमाणु क्या हो, एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को 1 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन परमाणु है एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है, देखिए इससे ही सिर्फ जुड़ा है। तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी एक ही से जुड़ा है, इससे ही सिर्फ जुड़ा है। और इधर कितने हैं, 1 2 3 इधर है। ठीक है, तो 5 है। 1 डिग्री कितने हैं, 5। 2 डिग्री कितने हैं, देखिए ये 2 से जुड़ा है, ये जो कार्बन परमाणु है 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक इससे एक इससे। ठीक है, ये जो कार्बन परमाणु है 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा है, एक इससे एक इससे, और ये भी जुड़ा है, एक इससे और एक इससे। तो 2 डिग्री कितने हैं, 2। 3 डिग्री कार्बन परमाणु कितने हैं, 1 है, और 4 डिग्री 1, ये भी। तो दोस्तों इसमें फिर मैं आपको समझा दूं, प्राथमिक का मतलब क्या होता है, एक कार्बन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन परमाणु। मतलब जो कार्बन परमाणु सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन परमाणु। जैसे देखिए ये एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है सिर्फ इससे, और ये भी कार्बन परमाणु जो है सिर्फ एक ही से जुड़ा है इससे, और जो ये कार्बन परमाणु है 3 से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। ठीक है दोस्तों, हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल, आइसो और नियो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों नॉर्मल हाइड्रोकार्बन सभी का आप लोग समझ ले बारी बारी से। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जिस हाइड्रोकार्बन में सभी कार्बन परमाणु क्या हो, एक रिज श्रृंखला से जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। यानी वो क्या हो, सभी कार्बन परमाणु क्या हो, एक सीधी रेखा में हो, उसमें शाखाएं ना हो। ठीक है दोस्तों, वो क्या हो, एक सीधी रेखा में हो। जैसे
आप लोगों को तो हाइड्रोजन बैलेंस करना सिखाया हूं। देखिए यही कोई मान लीजिए कार्बन परमाणु है, ठीक है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या है, सभी कार्बन परमाणु एक रिज श्रृंखला में है, ठीक है। इसमें से कोई शाखाएं नहीं निकली है, देख रहे हैं, इसमें से कोई शाखाएं निकली है नहीं। तो इसका नाम क्या होगा, देखिए नॉर्मल है, ठीक है, तो एन लगा देंगे। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूटेन। आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छा तरीके से कि किस तरह है ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन बन गया, ठीक है दोस्तों। उस तरह मान लीजिए चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये भी क्या है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। देखिए एक क्या है, सभी कार्बन परमाणु एक रिज श्रृंखला में है, इसमें से कोई शाखाएं नहीं निकली है, ठीक है दोस्तों। सभी कार्बन परमाणु क्या है, एक रिज श्रृंखला में है और इसमें से कोई शाखाएं नहीं निकली है, तो इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल को एन से लिख दिए। अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को तो इसमें समझ में आ गया होगा। एक और उदाहरण देख लीजिए, आपको ये नाम कैसे आया है मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे आया है। आप बस यहाँ समझ लीजिए 6 कार्बन है तो हेक्स लिखे थे और सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, यानी हेक्सेन बस समझ लिए लिखा गया है, ठीक है। देखिए ये भी क्या है, एक रिज श्रृंखला है, सभी कार्बन परमाणु क्या है, एक रिज श्रृंखला में है, देख रहे हैं, सीधी रेखा में है, इसमें से कोई शाखाएं नहीं लिखे, नहीं ऐसा नहीं ना हुआ है, ये ऐसा नहीं ना हुआ है क्या दोस्तों, एकदम सीधी रेखा में है, ये क्या है, सीधी रेखा में है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसे क्या कहेंगे, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। एन लगा दिए और कितने कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, यानी प्रोपेन। 3 कार्बन रहेगा तो उसको क्या लिखेंगे, प्रोप। अब देखिए दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, जिस हाइड्रोकार्बन में क्या हो, एक CH3 समूह किसी रिज श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, आइसो हाइड्रोकार्बन। यानी CH3 कितनी बार है, 2 बार है, CH3 कितनी बार है, 2 बार है। देखिए दोस्तों यहाँ CH क्यों लिखे हैं, हम पहले ही बताए हैं, कार्बन कितना अधिकतम बॉन्ड बनाता है, 4। देखिए एक इधर बना दिया, एक इधर 2, एक इधर 3, एक बचा तो एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों इसका नाम क्या पड़ेगा, देखिए पहले तो आइसो लिखेंगे। देखिए CH3 का ट्वाइस ऐसे आ गया है, CH3 का ट्वाइस, तो इसको क्या लिखेंगे, आइसो, क्या लिखेंगे, आइसो। जब इस रूप में आ जाएगा तो उसे क्या लिखेंगे, पहले आइसो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। एक और समझ लीजिए, CH3 2 बार है, CH3 का ट्वाइस है तो यानी CH3 2 बार। इसका दोस्तों आप नाम बताइए। देखिए इस रूप में आ गया है, ठीक है, इस रूप को क्या कहेंगे, आइसो। और कार्बन कितने हैं, 3 2 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। ये कहाँ से है, पेंटेन नाम मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दूं। अब क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, अब क्या पढ़ेंगे, नियो हाइड्रोकार्बन, ठीक है दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, नियो हाइड्रोकार्बन। नियो में अब क्या होगा, यहाँ ये CH3 का ट्वाइस था, अब क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन हट जाएगा।
तब इसे क्या कहेंगे? नियो हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे? नियो हाइड्रोकार्बन। अब देखिए दोस्तों, अब क्या आ गया? जिस हाइड्रोकार्बन में एक CH3 का थ्राइस C समूह किसी रिज श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नियो हाइड्रोकार्बन। तो देखिए दोस्तों, CH3 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? ये रूप आ गया है, देखिए, देख रहे हैं दोस्तों, ये रूप पूरा आ गया यहां तक। तो क्या लिखेंगे? नियो लिखेंगे। और कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन। ठीक है दोस्तों, पहले हमने निरर्थक नाम पद्धति के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? IUPAC नाम पद्धति। तो दोस्तों मैं बता दूं, IUPAC नाम, जो IUPAC नाम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, P का मतलब प्योर, और A का मतलब अप्लाइड, C का मतलब केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, IUPAC नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, और A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, जो IUPAC नाम रखने की जो विधि है वो क्या है? कार्बनिक यौगिकों को बहुत अधिक संख्या होने के कारण उनकी विविधता को देखते हुए एक सरल और क्रमबद्ध योजना बनाई गई। कार्बनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या एवं विविधता को देखते हुए एक सरल एवं क्रमबद्ध योजना बनाई गई, जिसे क्या कहते हैं? IUPAC नाम पद्धति कहते हैं। और इसमें यौगिकों का नाम उनकी संरचना के आधार पर रखा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है? ये वैज्ञानिक योजना है। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? किसी भी यौगिक का संरचना देखकर उसका नाम हम रख लेते हैं। किसी भी यौगिक का संरचना देखकर हम उसका नाम रख लेते हैं, और इस नियम की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाम भी हम आसानी से रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।